So hello everybody, this is Akanksha Verma. Welcome to Law with Akanksha. Today we are going to continue the topic of the previous video which we start the topic of why Indian Contract Act in 1872. मतलब हमने ये जाना था पिछले वीडियो में कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आने से पहले क्या हुआ करता था सोसाइटी में। कुछ तो होता होगा ना कि कॉन्ट्रैक्ट से अगर हम कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन में एंटर कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका ब्रीच ना हो, उससे रिलेटेड क्या कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट किया करते थे सोसाइटी में। तो कुछ कॉन्सेप्ट्स तो हमने प्रीवियस वीडियो में जाने थे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आपको। एक बार उसको देख जरूर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो तभी समझ में आएगा जब आप प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स को देख लेंगे। और ये वीडियो देखने से पहले पिछला वीडियो रिवाइज जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपको ये वीडियो में कनेक्टिविटी अच्छे से सेट हो पाए आपकी। तो स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। बेसिकली स्टार्ट करने से पहले ना थोड़ा सा रिवीजन ले लेते हैं लास्ट क्लास का, कि हमने क्या समझा था लास्ट क्लास में। लेट मी टेक द पेन। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि पहले तो हमने तीन एरा समझे थे। सबसे पहला था एंशिएंट एरा, फिर हमने जाना था कि हमारे पास आया था मेडाइवल एरा, फिर था हमारा मॉडर्न एरा। ठीक है, तो हमने एंशिएंट एरा में चार एजेस को पढ़ रहे थे, कि उसमें था पैलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज एंड नियोलिथिक एज एंड चैल्कोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज में हमने जाना था कि उस टाइम पे जो एरा चलता था वो था माइट इज राइट का एरा, मतलब जो पावरफुल है वही सरवाइव करेगा। ये देखो पावरफुल अपनी पावर दिखा रहा है, ठीक है। तो जो पावरफुल है वही सरवाइव करेगा सोसाइटी में, जो लेस पावरफुल है वो सरवाइव नहीं करेगा। मतलब ये है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये मतलब हुआ करता था माइट इज राइट के एरा का कॉन्सेप्ट का। ठीक है, उसके बाद हम हमारे पास एरा आया था मीजोलिथिक एज का। ठीक है, तो मीजोलिथिक एज में हमने क्या जाना था कि इस टाइम पे ह्यूमन ने थोड़ा सा अपना इंटेलेक्चुअल स्टार्ट कर दिया था। वो थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल डेवलप होने लगा था। उसने क्या स्टार्ट कर दिया था? उसने डोमेस्टिकेशन स्टार्ट कर दिया था, उसने जानवरों को पालना स्टार्ट कर दिया था, उसने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया था। अब जब उसने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया था, एग्रीकल्चर किस पे करेगा? एग्रीकल्चर लैंड पे करेगा। ठीक है, तो जब लैंड पे करेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर उसका सर्वाइवल बन गया था बेसिकली, तो जब लैंड पे एग्रीकल्चर करेगा तो उसका इंटरेस्ट तो डेवलप होगा ना। तो इसी एरा में फर्स्ट टाइम ये देखने को मिला था हमें कि ह्यूमन का इंटरेस्ट डेवलप हो गया था। किसमें? प्रॉपर्टी में डेवलप इंटरेस्ट हो गया था। ठीक है, तो फिर एक चीज और देखने को मिली थी कि पैलियोलिथिक जो एज थी, इस एज में क्या होता था, इंसान सोशलाइज बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, इस एज में इंसान अकेला घूमता था, अकेला शिकार करना, अकेला खाना पीना सब कुछ करता था। लेकिन इस एज में जो एग्रीकल्चर करता था वो ग्रुप में करता था। क्यों करता था ग्रुप में? उसका भी रीजन बताते हैं आपको। एक्चुअली क्या था कि लोगों ने, मान लो एग्रीकल्चर किया, अपनी फसल फसल ये तैयार की है, ठीक है, अब इन्वेडर्स आए, इसको लूट के ले गए। ठीक है, इन्वेडर्स इस फसल को लूट के ले गए। तो लोगों ने क्या सोचा कि भाई सारे लोग अगर एग्रीकल्चर करेंगे, ठीक है, तो फिर इस फसल को जो हम तैयार कर रहे हैं इसको बचाएगा कौन? क्योंकि हम तो अपनी मेहनत करके अपनी तैयार कर रहे हैं, और ये इन्वेडर्स आते हैं इसको लूट के ले जाते हैं। तो कुछ लोग तो डिप्लॉय कर दिए गए प्रोटेक्शन के लिए, और कुछ लोग करते थे एग्रीकल्चर। ठीक है, तो इस तरह से ये ग्रुपिज्म में करते थे एग्रीकल्चर इस एज में लोग। तो जो लोग एग्रीकल्चर करते थे उनका सर्वाइवल तो भाई क्रेन से हो जाता था। लेकिन जो प्रोटेक्शनिस्ट थे उन्होंने कहा था कि अगर भाई हम प्रोटेक्शन करेंगे तो हमारा सर्वाइवल कैसे होगा। तो एग्रीकल्चरिस्ट ने कहा कि आप चिंता ना करो उस चीज के लिए, हम आपको अपने ग्रेन्स में से कुछ शेयर देंगे एज अ ग्रांट। ठीक है, तो इस तरह से दोनों का सर्वाइवल चलने लगा था, एग्रीकल्चरिस्ट का भी और प्रोटेक्शनिस्ट का भी। धीरे धीरे जो प्रोटेक्शनिस्ट थे ये हीरो की तरह ट्रीट किए जाने लगे सोसाइटी में। इनको थोड़ा सा फिर घमंड भी आने लगा था आगे चल के। तो फिर क्या हो गया था, जब ये लोगों को एक्सप्लॉइट करने लगे धीरे धीरे करके, जो चीज इनको पहले, मतलब जो ग्रेन इनको ग्रांट की तरह पहले दिया जाता था, धीरे धीरे करके इन्होंने इस चीज को एक ऑब्लिगेशन बनाना स्टार्ट कर दिया। ग्रांट से इन लोगों ने इस चीज को ऑब्लिगेशन बनाना स्टार्ट कर दिया कि आप हमें ये चीज आपको देनी ही पड़ेगा, कंपलसरी कर दिया ये आपको। ठीक है, तो ये थोड़ा सा सोसाइटी में लोगों को एक्सप्लॉइट करने लगे थे। तो फिर लोगों ने कहा कि नहीं, हमें ये किंग वाला सिस्टम ही नहीं चाहिए। जो जो हुआ करता था ना, रेक्स लेक्स वाला सिस्टम होता था कि किंग ही लॉ है। धीरे धीरे ये फेल हो गया, लोगों ने मना कर दिया कि हम ऐसा करेंगे, हम पैक्टम यूनियनिस का कॉन्सेप्ट लाएंगे। पैक्टम यूनियनिस का कॉन्सेप्ट क्या था कि हम सोसाइटी में खुद के लिए खुद कानून बनाएंगे, और खुद ही अपनी सोसाइटी को खुद रन करेंगे। और इसी टाइम पे डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट आ गया था, जिसको लोगों ने पसंद किया था। डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट एक्चुअली लोगों ने पसंद किया था। लेकिन पैक्टम यूनियन इसका कॉन्सेप्ट भी ज्यादा दिन चल नहीं पाया, क्योंकि एक अब्राहम लिंकन का कोट भी मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, जिसमें मैंने बताया था कि देयर इज नो सोसाइटी विदाउट द सिविल डिस्प्यूट। अगर जहाँ पे कहते हैं ना कि हाथ में पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, कुछ लोग अगर सोसाइटी में अच्छे हैं तो कुछ लोग अच्छे नहीं भी हैं। हर कोई इंसान अच्छा नहीं है, हर कोई इंसान बुरा नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट ज्यादा दिन चल नहीं पाया। उसके बाद नया कॉन्सेप्ट आया पैक्टम सब्जेक्शनिस्ट का, जिसमें लोगों ने क्या कहा कि हम एक काम करते हैं, हमारे पास एक आइडिया है कि हम सेल्फ गवर्नेंस तो करेंगे,
और किंग भी हमें एक्सप्लॉइट नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा? उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन सिस्टम लेके आएंगे। इलेक्शन सिस्टम कैसे? कि मान लो ये हमारी पब्लिक है पूरी, ये हम पूरी जनता हमारी खड़ी हुई है, अब हम लोगों में से ही किंग की सीट पे से एक एक करके लोग जाएंगे। रोटेशनल किंग सिस्टम बनाया गया कि पहले ये गया कुछ साल बैठा, फिर ये गया कुछ साल बैठा, फिर ये गया कुछ साल बैठा, इस तरह से लोग जाएंगे और कुछ साल किंग की सीट पे बैठेंगे। और कैसे जाएंगे? ये इलेक्शन होके जाएगा इनका मतलब। तो इसी हमें एज में इलेक्शन का भी कॉन्सेप्ट पहली बार देखने को मिला था। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि लोगों को दो कॉन्सेप्ट पसंद आए। एक तो हमें पैक्टम सब्जेक्शनिस्ट वाला कॉन्सेप्ट लोगों ने बहुत पसंद किया, दूसरा डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट लोगों ने बहुत पसंद किया। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट इस टाइम तक डेवलपमेंट में बहुत अच्छे से पसंद किए गए और बहुत अच्छे से रन भी कर रहे थे सोसाइटी को। तो ये तो हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में, पिछली क्लास की वीडियो में हमने पढ़ा था, मैंने थोड़ा सा रिकैप दिया आपको। अब आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में क्या है, बेसिकली मैंने जो आपको बताया कि किंग बन गया था ये, ठीक है, किंग का सिस्टम स्टार्ट हो गया था। तो किंग ने कहा, किंग ने क्या कहा, किंग कह लो, स्टेट कह लो, गवर्नमेंट कह लो, किंग ने कहा कि आपके प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी मेरी। आपको कोई हर्ट करता है, आपको कोई हार्म पहुंचाता है, उसकी जिम्मेदारी मेरी, मैं आपके लिए फाइट करूंगा। लेकिन उसके बदले में मुझे आपसे क्या चाहिए? उसके बदले में किंग ने डिमांड किया कि आप मुझे सारे राइट्स सरेंडर कर दो जिनके लिए आप लड़ा करते थे। आपकी सारी फाइट मैं करूंगा, लेकिन आप अपने सारे राइट्स सरेंडर कर दो। ठीक है, किंग ने ये डिमांड की। अब लोगों में थोड़ी सी हलचल पैदा होगी कि भाई किंग तो बड़ी अजीब डिमांड कर रहा है। किंग कह रहा है कि भाई आप हमें अपने सारे राइट्स सरेंडर कर दो। ऐसा कैसे कर दे भाई, सारी लड़ाई ही राइट्स की है और हम अपने किंग को राइट दे देंगे, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? ठीक है, कोई बात नहीं। फिर लोगों ने क्या किया, बेसिकली क्या है, आप लोगों को देखने को भी मिलता होगा कि जो हमारा क्रिमिनल सिस्टम है, क्रिमिनल लॉ सिस्टम है, उसमें जो भी हमारे केसेस होते हैं वो अननोन वर्सेस स्टेट होते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि जो पब्लिक है, जो हमारे सिटीजन्स हैं, किंग के जो सिटीजन है, गवर्नमेंट के जो सिटीजन है, उसकी फाइट करने की जिम्मेदारी किसकी है? किंग की है। इसलिए किंग के ही अगेंस्ट होते हैं सारे केसेस। आ जाते हैं वापस से कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट में मैंने क्या बताया था कि किंग ने डिमांड की सरेंडर करने की राइट को। लोगों ने कहा कि हम आपको बताते हैं सोच के। तो लोगों ने कहा कि हम आपको राइट्स तो दे देंगे, लेकिन दो राइट्स नहीं देंगे। एक तो हम आपको सिविल राइट्स नहीं देंगे, एक हम आपको सिविल राइट्स नहीं देंगे, और दूसरे हम आपको इकोनॉमिक राइट्स नहीं देंगे, मतलब कि जिसमें प्रॉफिट मेकिंग होती है। ये दो राइट्स हम आपको नहीं देंगे। लोगों ने इस चीज के लिए डिनाई करना स्टार्ट कर दिया। कि लेकिन ओवर द टाइम होने क्या लगा कि जो हमारे सिविल अफेयर्स होते थे, सिविल जो इश्यूज होते थे, वो सीपीसी से गवर्न होने लगे। ये सीपीसी इनको गवर्न करने लगा। अब आती है इकोनॉमिक अफेयर्स की बात। तो लोगों ने कहा कि हम ये तो आपको नहीं देंगे, क्योंकि सारी लड़ाई हमारी इसलिए है, हम अपना एग्रीकल्चर कर रहे हैं, हम अपने हिसाब से बेनिफिट कमा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आप हमें कहेंगे कि भाई आप इस हिसाब से कीजिए बिजनेस, इस हिसाब से कीजिए बिजनेस, तो हम ऐसा तो नहीं कर सकते हैं। तो लोगों ने इसके लिए मना कर दिया। लोगों ने कहा कि हमें लेजिस फेयर का कॉन्सेप्ट चाहिए। लेजिस फेयर का मतलब होता है कि फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक राइट्स। लेजिस फेयर का मतलब होता है कि हमें खुद के हिसाब से बिजनेस ट्रांजेक्शन में कैसे हमें प्रॉफिट कमाना है, ये हमें खुद डिसाइड करना पड़ेगा। लेजिस फेयर बेसिकली द पॉलिसी ऑफ अलाउइंग प्राइवेट बिजनेस डेवलपमेंट विदाउट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। ठीक है, मतलब कि हमारा जो बिजनेस कंट्रोल है, हमारा जो बिजनेस है, उसमें आपका कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। किंग हमें इंटरफेयर नहीं करेगा। हम अपना बिजनेस अपने हिसाब से रन करेंगे, अपना प्रॉफिट अपने हिसाब से बनाएंगे, अपनी पॉलिसीज अपने हिसाब से बनाएंगे। आपको कोई राइट नहीं है कि आप इसमें इंटरफेयर करें। तो लोगों ने ये वाला राइट उनको नहीं दिया, क्योंकि उनको लगता था कि ये उनके लिवलीहुड का जरिया है। ठीक है, उसमें भी किंग मतलब उनका सर्वाइवल भी अगर किंग के हाथों में चला जाएगा तो फिर ये तो अच्छी चीज नहीं है ना, उनकी लड़ाई का फिर फायदा ही क्या रह जाएगा। तो लोगों ने ये मना कर दिया। लेकिन ओवर द टाइम होने क्या लगा, ओवर द टाइम होने ये लगा कि लोगों ने वायलेट करना स्टार्ट कर दिया। क्या वायलेट करना स्टार्ट कर दिया? कि भाई कोई बिजनेस डील बनी, ठीक है, कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन बनी, कोई बिजनेस डील बनी, लोगों ने इसका वायलेशन करना स्टार्ट कर दिया। वायलेशन कैसे स्टार्ट कर दिया? एक कॉमन कन्वेंशन हुआ करती थी उस टाइम पे। कॉमन कन्वेंशन ये होती थी कि वर्ड्स मस्ट बी केप्ट, जिसको हम लैटिन टर्म में कहते हैं, मैक्सिम में कहते हैं पेक्टा संट सर्वेंडा, कि जो आपने वर्ड्स बोले हैं, जो आपने प्रॉमिस किया है, वो आपको निभाना पड़ेगा। अपना प्रॉमिस आपको निभाना पड़ेगा। लेकिन लोगों ने इस चीज को वायलेट करना स्टार्ट कर दिया। अब लोग परेशान होके फिर से पहुंचे किंग के पास, लेजिस्लेचर के पास पहुंचे लोग। लोगों ने कहा कि भाई हमारे साथ में देखो, इस बंदे ने हमारे साथ डील की थी कि आप हमारा ऐसा ऐसा काम करेंगे तो आपको ये प्रॉफिट, मतलब ये हम आपको प्रॉफिट देंगे,
या आपको इतने पैसे मिलेंगे, लेकिन उसने हमें नहीं दिए हैं पैसे। तो इस तरह से लोगों ने जब वायलेशन करना स्टार्ट कर दिया, किंग के पास पहुंचे, फिर वो सॉरी लेजिस्लेचर के पास पहुंचे जब वो, तो लेजिस्लेचर ने एक सोल्यूशन निकाला। उन्होंने कहा मैं आपके लिए एक सोल्यूशन ये निकाल सकता हूँ, कि आप लोग मुझे अलाउ तो कर नहीं रहे हैं अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन में आने के लिए, तो अलाउ नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं आपके लिए एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल की तरह आ सकता हूँ। मैं आपको इंटरफेयर नहीं करूंगा, लेकिन आपके लिए एक रूल बुक बना दूंगा, एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल, एक डायरेक्टिव लॉ बना दूंगा कि हाँ आप अब मान लिए जाओगे कि आप बिजनेस ट्रांजेक्शन में एंटर हो गए हो, ठीक है, या मान लिए जाओगे कि आपकी टर्म्स एंड कंडीशन ये आपको फॉलो करनी है। एक जनरल टर्म्स एंड कंडीशन बना दी जाएंगी, बाकी के तो आपके अपने हिसाब से हैं। लेजिस्लेचर का कॉन्सेप्ट आपका जिंदा रहेगा, लेकिन एक रूल बुक बना, छोटी सी रूल बुक बना दी जाएगी जिसके थ्रू आपका वायलेशन नहीं होगा, ठीक है। या फिर कोई इंसान ब्रीच करता है तो स्टेट हमें बताएगा कि उसके लिए क्या डैमेजेस फुलफिल करने हैं, ये चीज हमें स्टेट बताएगा, ठीक है। एक डायरेक्शन बुक किंग ने बनाने को लोगों से एक परमिशन मांगी। लोगों ने कहा ठीक है, चलो हम इस चीज को मानते हैं, आप हमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल आप हमारे सामने आ जाइए, आप हमें डायरेक्टिव लॉ दीजिए। तो यहाँ से अब कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है हमारा इसका जनरल प्रिंसिपल्स का। अब यहाँ से हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बेसिकली कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है कि कहाँ से बिजनेस ट्रांजेक्शन हमारी एंट्री हो रही है। तो हमारे लिए किंग ने जनरल प्रिंसिपल्स दिए हैं। समझ रहे हैं मैं आपको कहाँ से कहाँ लेके आई हूँ, मैं क्यों आपको हिस्ट्री में लेके गई थी, मैं आपको हिस्ट्री में क्यों लेके गई थी, जिससे कि मैं आपको यहाँ तक ला पाऊँ कि जनरल प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट क्यों आया था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। अब जो जनरल प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट है उसमें सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 75 तक दिए हुए हैं, ठीक है, जिसमें सेक्शन 2 से लेके 36 तक बेसिकली है हमारा फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से बनाना है हमें अगर बिजनेस ट्रांजेक्शन में एंटर कर रहे हैं हम, ठीक है। ये हमें रूल्स फॉलो करने, किंग ने कहा है कि आपको फॉलो द रूल्स करना है, ठीक है। अगर आपने फॉर्मेशन कर लिया, फिर आपको परफॉर्म कैसे करना है कोई कॉन्ट्रैक्ट, ये हमें दिया हुआ है सेक्शन 37 से लेके 67 तक। इसके प्रोविजन हमें दिए हुए हैं सेक्शन 37 से लेके सेक्शन 67 तक। कोई इंसान ब्रीच करता है, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ता है, कोई इंसान टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो नहीं करता है, कोई इंसान रूल्स को ब्रेक करता है, तो उसके लिए हम डील करेंगे सेक्शन 73 से लेके सेक्शन 75 तक। इस ये हमें बताएगा ब्रीच के बारे में कि कोई इंसान ब्रीच करता है तो हमें क्या डैमेजेस मिल सकते हैं, क्या उसके लिए पनिशमेंट होगा, ये चीज हमें यहाँ से मिलती है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने समझा कि जो किंग था उसने हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दे दिए कि भाई आपके लिए हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, आपको हम, लेकिन हाँ आपके लिए जो समस्या खड़ी हुई है, आप हमारे पास जिस लिए आए हो दौड़ के कि हाँ भाई हमारे साथ ऐसा ऐसा हो गया, तो हमारे लिए कोई सोल्यूशन निकाला, तो हमने आपके लिए सोल्यूशन ये निकाला है कि आप रूल्स को फॉलो कीजिए, ठीक है। रूल्स फॉलो करेंगे आप तो कम से कम आपका डिस्प्यूट थोड़ा तो कम होगा ही। फिलहाल इस टाइम तक डेवलपमेंट ये हो गया था सोसाइटी में, समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा, यहाँ तक हमने पढ़ा कुछ एराज पढ़े थे हमने, जिसमें कुछ एराज में क्या कॉन्सेप्ट चला करता सोसाइटी में कि माइट इज राइट का कॉन्सेप्ट था, जो कहता था कि जो शक्तिशाली जो पावरफुल है वही सरवाइव करेगा। फिर हमने पढ़ा था रेक्स लेक्स का कॉन्सेप्ट कि किंग ही लॉ है, ठीक है, लेकिन आगे चल के क्या हुआ, किंग ने एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया, तो ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं चल पाया। फिर आया पैक्टम यूनियन इसका कॉन्सेप्ट, जिसमें ये कहा गया कि जो लोग हैं वो खुद से गवर्न करेंगे, उनको राजा नहीं चाहिए। लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं चल पाया क्योंकि सोसाइटी में कुछ सिंजेंट टाइप भी लोग होते हैं जो चलने नहीं देते हैं, जो डेकोरम मेंटेन नहीं रहने देते हैं, तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी चल नहीं पाया था। इस टाइम तक डेमोक्रेसी का भी कॉन्सेप्ट आ गया था, ठीक है, इसको लोगों ने लाइक किया था। उसके बाद आया पेक्टम सब्जेक्शनिस्ट का कॉन्सेप्ट। इसमें क्या हुआ था कि लोगों ने कहा कि हम एक काम करते हैं, हमारे पास एक आइडिया आया कि हम किंग बनाएंगे, ठीक है, हम अपना शासन खुद करेंगे, डेमोक्रेसी वाला कॉन्सेप्ट तो चलाएंगे ही चलाएंगे और किंग बनाएंगे, लेकिन किंग हमें एक्सप्लॉइट भी नहीं कर पाएगा। कैसे? क्योंकि उसने रोटेशनल किंग सिस्टम रख दिया था और इलेक्शन का कॉन्सेप्ट भी हमें इसी एज में देखने को मिला था, ठीक है। तो अब हमारा क्वेश्चन आप लोगों से एक ये क्वेश्चन है, ये बताइए कि अभी तक हमने लास्ट जो एरा समझा वो हमने समझा पेक्टम सब्जेक्शनिस्ट। क्या आज भी पेक्टम सब्जेक्शनिस्ट का ही एरा चल रहा है? क्या आज भी हम जो जिस एरा में जी रहे हैं वो पेक्टम सब्जेक्शनिस्ट का है, जिसमें ये कहा गया था कि किंग हमें एक्सप्लॉइट नहीं करेगा, किंग का रोटेशनल सिस्टम चलेगा, इलेक्शन सिस्टम चलेगा? क्या आज भी वैसा है? तो द आंसर इज नो। आज का जो सिस्टम है वो है पेरेंट्स पेट्रिया। आज का जो कॉन्सेप्ट है पेरेंट्स पेट्रिया, इसका मतलब होता है कि स्टेट इज द गार्जियन ऑफ द सिटीजन। स्टेट हमें बताएगा कि हमें कब क्या करना है,
ठीक है। स्टेट हमें बताएगा कि हम कितना लिकर ले जा सकते हैं, कितना लिकर हम कंज्यूम कर सकते हैं, कितना लिकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया सकता है। स्टेट हमें बताएगा कि किस एज में शादी करनी चाहिए, ठीक है, किस एज में शादी करनी गलत है। स्टेट हमें बताएगा कि सेक्सुअल इंटरकोर्स की ठीक उम्र क्या है, कि अगर सेक्स आप किसी गर्ल के साथ करते हो, अगर वो 18 ईयर्स से कम है, ठीक है, इवन उसकी कंसेंट है, ठीक है, लेकिन वो फिर भी रेप माना जाएगा। सेक्स विद अ गर्ल बिलो 18 ईयर्स इवन इफ विद कंसेंट अमाउंट्स टू रेप। ये हमें स्टेट बताएगा। स्टेट हमें बताएगा कि गैम्बलिंग कब ठीक है, कब गलत है। ऑनलाइन कर रहे हो तो अच्छी है, ठीक है, ऑफलाइन कर रहे हो तो खराब है। ट्रेन में बैठ के पत्ते खेल रहे हो तो ये गैम्बलिंग बेकार चीज है। आप गोवा में गैम्बलिंग कर रहे हो तो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि आप टूरिज्म बढ़ा रहे हो। तो ये कौन बताएगा? स्टेट बताएगा। तो स्टेट ने बेसिकली इस तरह की पावर अपने हाथों में ले ली थी। ये वो गार्जियन बन गया था। ये आज का एरा है हमारे पास, कहीं ना कहीं ये भगवान भी बना हुआ है हमारे सामने, कि क्या ठीक है क्या गलत है, ये हमें स्टेट बता रहा है। ठीक है। तो इस तरह से हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एग्जिस्टेंस में आया था। धीरे 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 समस्याओं को रिजॉल्व करते हुए आया था, कि पहले क्या समस्या हुई, ठीक है, उसको रिजॉल्व किया, फिर थोड़ा सा आगे बढ़े, फिर दूसरा कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, जैसे आपको एक एक करके कॉन्सेप्ट बताया ना हमने, कि पहले माइट इज राइट का एरा चलता था, फिर रेक्स लेक्स का आया, फिर और इस तरह के एरा है। तो ये धीरे धीरे करके सोसाइटी में डेवलपमेंट देखने को मिले थे हम लोगों को। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच। होप आपको पसंद आया होगा वीडियो, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स एंड नोन वंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।